गरीब बहू की करोड़पति ससुराल में पहली रसोई। नहीं, ये नहीं हो सकता। गरीब घर की लड़की कभी करोड़पति घर की बहू नहीं बन सकती। अरे लेकिन क्यों बहू, अगर अंकुश को पसंद है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले। आखिरकार शादी उसे करनी है और फिर लड़की गरीब है, उससे हमें क्या। माँ, हर गरीब घर की लड़की अमीर घर के लड़कों को ही फंसाती है। अरे लेकिन भाभी, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। देखिए, कुछ भी हो जाए लेकिन इतने गरीब घर की लड़की करोड़पति घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तभी वहाँ शांति देवी आती है। अरे ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? कब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता? वो दादी, सभी अंकुश भैया की शादी की बात कर रहे हैं और बड़ी भाभी मना कर रही हैं, साथ ही मैं भी। हाँ, और इसी बात पर सभी कलेश कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अरे तो क्या फायदा अभी आपस में झगड़ कर, जिससे शादी करनी है वो तो यहाँ है ही नहीं। जब सब लोग शाम को ऑफिस से घर आ जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। अभी जा बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। फिर अश्विनी जाकर अपनी सास के लिए एक कप चाय बनाती है। वहीं दूसरी तरफ इस लकड़ी की वजह से इतना धुआं हो रहा है कि मेरी खांसी ही नहीं रुक रही। ऊपर से मैं अच्छे से खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। तभी वहाँ आकांक्षा के छोटे भाई बहन बिना स्वेटर के ठंड में खांसते हुए आते हैं। हमें बहुत तेज भूख लगी तो हमने सोचा कि अभी तक खाना बन गया होगा। नहीं नहीं, अभी खाना नहीं बना है। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। आकांक्षा की बात सुनकर उसके भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी आकांक्षा गरीब परिवार से थी, जिसकी वजह से उसे ठंड में भी जमीन पर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, फिर प्याज काटते वक्त। अरे इस प्याज को काटने में कितनी मेहनत लगती है। मेरे घर में तो ज्यादा लोग भी नहीं है, इसके बावजूद प्याज काटते काटते मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। इसी तरह ठंड में और छोटी छोटी परेशानियों का सामना करते हुए आकांक्षा खाना बनाकर सभी को खिलाती है। और फिर इतनी मेहनत से ठंड में खाना बनाया, कल भी नहीं खाया था, आज पेट भरकर खाऊंगी। ये सोचकर आकांक्षा जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है कि तभी बाहर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे ये कौन आवाज लगा रहा है? जाकर देखती हूँ। फिर आकांक्षा अपना खाना छोड़कर बाहर जाकर देखती है। अरे बेटी, कुछ खाने को है क्या? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अगर तू मुझे कुछ खाने को दे देगी तो भगवान तेरा भला करेगा। घर में तो सिर्फ 3 रोटियां ही बची है मेरे लिए, लेकिन मुझसे ज्यादा जरूरत शायद इन्हें होगी। हाँ, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर आकांक्षा घर के अंदर से खाना लाकर अपने हिस्से का खाना सरिता को दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी गरीब ही हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें दुआ देती हूँ। तुम्हारी शादी जरूर किसी अच्छे घर में होगी, जहाँ तुम्हें रसोई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है और ये सारी चीजें आसपास की औरतें देख रही थी। अरे वो बिटिया, तू तो कितनी अच्छी, अपने हिस्से का खाना तूने उसे दे दिया, अब तू क्या खाएगी? मैं भूखी भी रह लूंगी तो चलेगा, लेकिन वो बूढ़ी हैं और शायद मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत उन्हें थी, इसीलिए मैंने खाना दे दिया। सच में तेरा होने वाला ससुराल तो बहुत ज्यादा नसीबों वाला होगा, क्योंकि जो अपने मायके का इतना ध्यान रखती है वो अपने ससुराल की कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारियां संभालेगी। वैसे अब तुझे भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में थोड़ा खाना बचा है, मैं वही लेकर आती हूँ, तू खा लेना। फिर सिद्धि आकांक्षा को खाना देती है और आकांक्षा उसे खाकर सो जाती है। मुझसे तो ठीक से सोया भी नहीं जा रहा, ऊपर से ये फटी चादर, टूटी छत की वजह से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस तरह ठंड से कांपते हुए आकांक्षा जैसे तैसे सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे आ गए तुम लोग, आज इतना लेट कैसे हो गया? अरे वो मेरे ऑफिस में कुछ काम था। वैसे आपको कोई काम है क्या? अरे मुझे कोई काम नहीं था, यही लोग अंकुश की शादी को लेकर बातें कर रहे थे। अच्छा, अंकुश की शादी? अरे वो तो अंकुश ने कोई लड़की पसंद की है ना गांव में, उसी से करवाने वाले हैं। नहीं ससुर जी, मैंने उस लड़की के बारे में पता लगाया। वो लड़की बहुत ज्यादा गरीब है, वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हम कहाँ करोड़पति और वो कहाँ रोड पर रहने वाली सड़क छाप लड़की। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं उस लड़की के बारे में? वो ऐसी नहीं है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। देवर जी, आप प्यार करते हो, लेकिन वो आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार करती है, और गरीब घर की सारी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। लेकिन वो तो जानती भी नहीं है कि मैं करोड़पति घर से हूँ। क्या? आपका क्या मतलब है? दरअसल जब मैं गांव काम के सिलसिले में गया था ना, तब मैंने वो लड़की देखी थी। दरअसल हुआ यूं था कि मुझे इतनी ठंडी लग रही है, मैंने स्वेटर भी नहीं पहना, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई है। रास्ते के बीचों बीच एक छोटा बच्चा खड़ा होकर रो रहा था। तभी उस पर आकांक्षा की नजर पड़ती है। अरे
ये बेचारा छोटा सा बच्चा इस तरह रो क्यों रहा है? जाकर देखती हूँ। फिर आकांक्षा उस बच्चे के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? और तुमने इतनी ठंड में स्वेटर क्यों नहीं पहना है? मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, लेकिन मेरे पास स्वेटर नहीं है। बच्चे को इस तरह ठंड में रोता देखकर आकांक्षा अपनी फटी हुई स्वेटर निकालकर उस बच्चे को पहना देती है। लेकिन अब आप क्या पहनोगी? आपको भी तो ठंड लग रही होगी। नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। तुम छोटे हो ना, तुम इसे पहनो, रोना बंद करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर ठंड से कांपते हुए आकांक्षा चीनू को उसके घर छोड़ती है। और ये सब मैं भी देख रहा था। तब से ही मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई है। मैं सच में बहुत अच्छी लड़की है। वो खुद गरीब होने के बावजूद किसी और की मदद कर सकती है, तो वो पैसों पर कैसे मर सकती है? हाँ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि वो इस खानदान की बहू बनने के काबिल है। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी। क्या पता वो आपको देखने के बाद आपको अपने जाल में फंसाने के लिए झूठा नाटक कर रही हो। कीर्ति को बहुत समझाया जाता है, लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी, जिसकी वजह से एक फैसला लिया जाता है। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि हम उस लड़की को किसी भी कीमत पर यह पता नहीं लगने देंगे कि हम करोड़पति घर से हैं। हाँ, फिर पता चल ही जाएगा कि आखिरकार वो सच में अच्छी है या नहीं। ठीक है, फिर आप लोग भी देख लीजिएगा कि वो पैसों पर मरती है या नहीं। चलते हैं फिर कल रिश्ता लेकर। अब ये फैसला लेने के बाद पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और अगले ही दिन तैयार होकर रिश्ता देखने जाता है। अरे अरे, जब गरीब बनने की एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर कार से क्यों जाएंगे? ऑटो रिक्शा से चलते हैं। अरे हाँ, ठीक है, चलो सब ऑटो रिक्शा से ही चलते हैं। फिर सभी करोड़पति से गरीब में परिवर्तित हो जाते हैं और फटे पुराने कपड़े पहनकर रिश्ता लेकर आकांक्षा के घर पहुंचते हैं। अरे आप लोग कौन हैं और इस तरह हमारे घर क्यों आए हैं? वो हम आपके घर आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। आप लोग इस तरह बिना कुछ जाने समझे हमारे घर रिश्ता लेकर कैसे आए? ये सुनते ही मनीष सारी बातें रामलाल को बता देता है। अरे अच्छा, ऐसी बात है क्या? आइए बैठिए फिर सभी लोग जमीन पर बैठते हैं और दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू होती है। ये लीजिए, चाय नाश्ता कीजिए। वैसे तो हमारे पास खिलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, हमें माफ कीजिएगा। आप इस तरह हमारे घर आए और हम आपका स्वागत भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? उसे तो बुलाइए। ये सुनते ही सुमित्रा आकांक्षा को लाती है और अंकुश के घर वालों को आकांक्षा पसंद आ जाती है। हमें तो आपकी लड़की पसंद है, लेकिन हम पहले ही बता दें कि ना तो ही हमारा घर बड़ा है और ना ही हम आपकी बेटी के शौक पूरे कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका फैसला हमारी बेटी ही करेगी। अरे बताओ आकांक्षा बेटा, तुम्हें यहाँ शादी करनी है या नहीं? हमारी तरफ से रिश्ता तय है, लेकिन अब आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आखिरकार हम लोग भी तो गरीब ही हैं, और अगर माँ पापा को पसंद है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। इस तरह सभी की मर्जी के साथ रिश्ता तय हो जाता है और फिर शुरू से शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। देखते ही देखते समय बीतता है और सीधे सिंपल तरीके से शादी हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त। आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। दाहिने पैर से गृह प्रवेश करना। हाँ भाभी, संभल कर, घर थोड़ा टूटा हुआ है ना, तो कहीं दीवार की पपड़ियां ना छूटने लगे। इंतजार की पपड़ियां बाद में छूटेंगी, पहले तो ये रिश्ता ही टूट जाएगा, क्योंकि एक गरीब घर की लड़की सिर्फ पैसों पर मरती है। अरे क्या हुआ बहू, तू खड़ी क्यों है? कर गृह प्रवेश। अश्विनी की बात सुनकर आकांक्षा तुरंत गृह प्रवेश करती है और फिर सभी के पैर छूती है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। चल बहू, अब तू जाकर सो जा। वैसे भी कल सुबह तेरी पहली रसोई है तेरे ससुराल में, तो जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ भाभी, चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको। नहीं, तू क्यों परेशान हो रही है, हम चले जाएंगे। इतना कहकर अंकुश आकांक्षा के साथ कमरे में चला जाता है। देखा माँ जी आपने देवरानी जी को? क्यों, क्या हुआ? अरे देखा नहीं, छोटा घर देखकर देवरानी जी कैसे मुंह बना रही थी। अरे लेकिन बहू ने कहाँ कुछ कहा, खुश तो थी वो, और हम लोगों का आशीर्वाद भी लिया उसने। हाँ, अभी कहाँ कुछ कहेंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गरीब घर की लड़की है, पैसों पर ही मरती है, उसकी असलियत जल्द सामने आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब सो जा, कल अपने घर भी जाना है। तेरे कहने से आज हम लोग यहाँ आए थे। अरे नहीं माँ जी, अभी नहीं, पहले अपनी इस लाडली गरीब बहू की असलियत तो पता लगने दीजिए। कल उसकी पहली रसोई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कीर्ति की बात सभी मान लेते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह। माँ जी, आज पहली रसोई में क्या बनाऊं? बहू, आज तू अपने मन से कुछ भी बना ले, हमारी कोई फरमाइश नहीं है। और हाँ, यहाँ सभी लोग सारी चीजें खा लेते हैं।
ये सुनकर आकांक्षा पहली रसोई की रस्म पूरी करने रसोई में जाती है। यहाँ पर तो गैस ही नहीं है। हाँ देवरानी जी, हम लोग गरीब है ना, इसीलिए यहाँ पर चूल्हे पर ही खाना बनता है। अच्छा ठीक है जेठानी जी, आप मुझे बता दीजिए चूल्हा कहाँ है। ये क्या, इसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इतनी ठंड में चूल्हे पर खाना बनाना? खैर हाँ चलिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर कीर्ति आकांक्षा को घर के बाहर रखे चूल्हे के पास ले जाती है। देवरानी जी, घर के अंदर जगह नहीं रहती है ना, इसीलिए हम लोग बाहर ही खाना बनाते हैं। आपको इस चूल्हे पर बाहर खाना बनाना है। अच्छा ठीक है। फिर आकांक्षा जमीन पर बैठकर लकड़ियों से चूल्हा जलाने लगती है। ये क्या, देवरानी जी कुछ कह क्यों नहीं रही है? इतनी ठंड में जमीन पर बैठकर खाना तो मैं भी नहीं बनाऊंगी। खैर देखती हूँ आगे क्या होता है, क्या पता ये भी नाटक कर रही हो, बाद में उसकी असलियत सामने आ जाए। ये सोचकर कीर्ति घर के अंदर चली जाती है और चारों तरफ ठंडी हवाओं के बीच में आकांक्षा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। चाहे मेरा मायका जितना भी गरीब था, लेकिन कम से कम घर के अंदर तो चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। यहाँ पर तो खुली हवाओं के बीचों बीच खाना बनाना पड़ रहा है। बहुत ठंड लग रही है। इस तरह ठंड में कांपते हुए और खुद से बड़बड़ाते हुए आकांक्षा पहली रसोई की रस्म पूरी करके सभी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वाह भाभी, क्या खाना बनाया है आपने, सच में ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ, ये तो हमारी असली घर में जो खाना बनाती है बड़ी भाभी, उससे भी ज्यादा अच्छा है। असली घर मतलब ये आप लोगों का नकली घर है? अरे नहीं नहीं, हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे 2 घर कहाँ से होंगे, एक यही घर है, वो भी बड़ी मुश्किल से। अरे बहू तू ये सब छोड़, पहले अपनी पहली रसोई का तोहफा। अश्विनी आकांक्षा को गिफ्ट देने ही वाली थी कि तभी कीर्ति रोक देती है। तोहफे में हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप हमारा आशीर्वाद ही रख लीजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी बड़ों के आशीर्वाद से ज्यादा किसी तोहफे की क्या ही कीमत हो सकती है। इस तरह आकांक्षा की पहली रसोई की रस्म पूरी होती है। फिर दोपहर में सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सस्ती सस्ती सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। वहीं घर में बाहर सब्जी वाला आया है, अब पता चलेगा देवरानी जी का स्वभाव असलियत में कैसा है। देवरानी जी सुनिए ना, आप बाहर जाकर सब्जी ले आइए। अच्छा ठीक है। फिर आकांक्षा बाहर सब्जी लेने जाती है। अरे नहीं नहीं भैया, इतनी महंगी सब्जी थोड़ा तो कम कीजिए। अरे तुम्हारे बोलने पर 70 रुपए की सब्जी 50 रुपए में दे रहा हूँ, अब 30 रुपए में कैसे दूं? अच्छा चलिए चलिए, ना आपका ना मेरा, 40 रुपए में दे दीजिए। ले जाओ, अब क्या ही कहूँ तुम्हें। इसी तरह आकांक्षा बाकी की सब्जियां भी सस्ते दामों में खरीद कर पैसे बचाती हैं और ये सारी चीज अश्विनी देख रही थी। बड़ी बहू तो बेकार का ही शक कर रही है, जबकि छोटी बहू भले गरीब है लेकिन लालची नहीं है, और उसे हमारी अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह फिर शाम को रात को खाना बनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, अब रात का खाना कैसे बनेगा? पता नहीं भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप घबराइए मत, मैं हूं ना आप सबके साथ। और फिर ये गरीबी अमीरी तो चलती रहती है, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं काम करती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, अचार के साथ खा लेंगे। आकांक्षा की बातें सुनकर कीर्ति को यह एहसास हो जाता है कि आकांक्षा को पैसों से फर्क नहीं पड़ता। वैसे देवरानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके बारे में काफी गलत सोचा, लेकिन अब क्योंकि आप पैसों की नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताने जा रही हूँ। हाँ बहू, बड़ी बहू के कहने पर ही तुझसे हमने ये सच छुपाया था। सच ये है कि हम लोग इतने गरीब नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक हैं, और तू भी किसी गरीब घर की बहू नहीं बल्कि करोड़पति खानदान की बहू है। क्या मतलब? ये सब नाटक था? हाँ देवरानी जी, लेकिन ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले चलिए हम आपको हमारे असली घर में ले चलते हैं। फिर पूरा परिवार आकांक्षा के साथ कार में बैठकर अपनी असली महल जैसे घर में पहुंचता है। क्या इतना बड़ा ससुराल है मेरा? हाँ देवरानी जी, आपका ही ससुराल है। मेरी वजह से आपको इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन अब नहीं। हाँ भाभी चलिए, आपको ये पूरा घर दिखाती हूँ मैं। इतना कहकर अनन्या पहले आकांक्षा को स्विमिंग पूल दिखाती है, फिर जिम और साथ ही साथ घर के अंदर बना थिएटर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे ससुराल के अंदर ही थिएटर है। भाभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आपको ड्रेसिंग रूम भी दिखाना बाकी है। अनन्या बोल ही रही थी कि तभी अश्विनी शांति देवी के साथ आती है। अरे तुम लोगों का ये घर देखना दिखाना बंद हुआ? चल बहू चलकर खाना खा ले, कल सुबह तेरी पहली रसोई है। क्या पहली रसोई? लेकिन वो तो मेरी आज हो गई ना। अरे बहू देख, तेरी शादी और तेरी पहली रसोई में हम किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुला पाए थे, लेकिन अब तेरी इस करोड़पति ससुराल में पहली रसोई होगी। हाँ बहू, और वो बहुत ही शानदार तरीके से होगी। काफी सारे मेहमान आएंगे, इसीलिए तू जाकर आराम कर ले। चल, तुझे बहुत काम करना है।
सभी की बातें सुनकर आकांक्षा अपने रूम में चली जाती है। अरे क्या हुआ, वहां क्यों रुक गई? अंदर आओ, ये हमारा ही कमरा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा कमरा है। इतना बड़ा तो मेरा घर भी नहीं था। हाँ तो क्या हो गया, भले तुम्हारा मायका गरीब था लेकिन तुम्हारा ससुराल करोड़पति है। इसके बाद आकांक्षा बालकनी से बाहर का व्यू देखती है। रातों में चल रही ठंडी हवाओं के बीच चांद को देखते हुए आकांक्षा कहती है, यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखता है और चांद भी यहाँ से देखने में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ, वो घर बड़ा होने की वजह से ऊंचाई भी ज्यादा है और फिर ऊंचाई से चांद देखने में अच्छा तो लगेगा ही। चलो अब सो जाओ। अंकुश की बात सुनकर आकांक्षा बिस्तर पर लेटती है। वाह, यहाँ पर तो ठंड भी नहीं लग रही और बेड भी कितना ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ, वो घर में हीटर लगा है और बेड तो हमने अमेरिका से मंगवाया था। फिर इस तरह बातें करते हुए आकांक्षा सो जाती है और फिर अगली सुबह पहली रसोई की रस्म पर। बहू, आज तेरी इस करोड़पति ससुराल में पहली रसोई है, ध्यान रहे कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, क्योंकि तेरी पहली रसोई बहुत ही ग्रैंड तरीके से हो रही है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। कहीं मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। कितने बड़े करोड़पति ससुराल में मेरी पहली रसोई है, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे भाभी, आपने ये क्या साड़ी पहन रखी है? आज आपकी इतने बड़े घर में पहली रसोई है, आप कुछ अच्छा पहन लीजिए। हाँ, और अगर आपके पास नहीं है तो चलिए वॉर्डरूम में आप कोई मनपसंद साड़ी ले लीजिए। इतना कहकर कीर्ति आकांक्षा को अपने साथ वॉर्डरूम में लेकर जाती है। क्या घर के अंदर शॉपिंग मॉल भी है? अरे नहीं देवरानी जी, ये शॉपिंग मॉल नहीं है, घर के लोगों का वॉर्डरूम है। यहाँ कपड़े पड़े रहते हैं इमरजेंसी के लिए। अब अपनी मनपसंद साड़ी पसंद कीजिए। फिर आकांक्षा अपनी पसंद की साड़ी चुनती है और एक स्टाइलिश साड़ी पहनकर किचन में जाती है, जहाँ चारों तरफ स्टाफ काम कर रहे होते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे लोग और इतना बड़ा किचन? ये किचन है या घर? चिंता मत कीजिए, किचन ही है। वो आज आपकी पहली रसोई काफी ग्रैंड तरीके से है ना, इसीलिए चलिए अब खाना बनाना शुरू करते हैं। फिर आकांक्षा पहली रसोई की रस्म शुरू करती है। एक काम करती हूँ, पहले सब्जी बनाने के लिए सब्जियां धोकर काट लेती हूँ। यह सोचकर जैसे ही आकांक्षा सब्जी धोने जाती है तो अरे ये क्या भाभी, आप ठंडे पानी से क्यों सब्जियां धो रही हैं? किचन में गीजर लगा है, आप गर्म पानी से सब्जी धो सकती हैं। वैसे मैं हूं ना, आपको सब्जियां धोने की क्या जरूरत है? आप दे दीजिए, मैं धो देता हूँ मैडम, आप आराम कीजिए। फिर आकांक्षा सब्जियां स्टाफ को धोने के लिए दे देती है और खुद रोटी बनाने लगती है। अरे देवरानी जी, आप रोटी ऐसे क्यों बना रही है? रोटी मेकर में डाल दीजिए, खुद ब खुद सारी रोटियां बन जाएगी। फिर कीर्ति रोटी मेकर से रोटियां बनवाती है, वहीं फिर आकांक्षा सब्जी काटने लगती है। मैम, आप सब्जियां हाथों से क्यों काट रही हैं? चॉपर में डाल दीजिए, सब्जी अपने आप कट जाएगी। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, प्याज और सब्जियां तो अलग अलग करती हूँ, मैं प्याज काट लेती हूँ। ये सोचकर आकांक्षा जैसे ही प्याज काटने लगती है तो भाभी, अब प्याज हाथों से क्यों काट रही है? ये देखिए छोटा सा रोबोट है ना, ये काट देता है प्याज। इसे स्पेशल पेरिस से मंगवाया है, बस इसका स्विच ऑन करो और काम हो जाएगा। प्याज काटने के लिए भी रोबोट? हाँ, वो प्याज आंखों में लगता है ना काटते वक्त, इसीलिए। इतना क्या करना आकांक्षा से प्यार, लेकिन उसे रोबोट से प्याज कटवाती है। इसी तरह आकांक्षा जो भी काम करने जाती है, उस काम को करने के लिए उसके करोड़पति ससुराल की किचन में कोई ना कोई सुविधा जरूर उपलब्ध थी। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे पूरी करूंगी, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो। लेकिन यहाँ मेरे करोड़पति ससुराल में तो एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज है। मेरी पहली रसोई की ड्रेस में मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरह आकांक्षा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और सभी परिवार वालों और मेहमानों को खाना खिलाती है। वाह अश्विनी जी, आपकी बहू ने तो कितना टेस्टी खाना बनाया है। सच में खाना खाकर पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं। हाँ, हर एक चीज परफेक्शन के साथ बनी है, ना जली है और ना ही ज्यादा पकी है। सच में आपने बहुत ही अच्छी बहू पसंद की है, देखने में भी अच्छी है, काम भी अच्छा करती है और फैशन सेंस भी अच्छा है। लेकिन चाहे जो भी हो, लड़की तो गरीब घर से है। भला कभी गरीब घर की लड़की करोड़पति घर की बहू बनती है क्या? हाँ वो तो है। कहाँ आप लोग करोड़ों के मालिक और कहाँ आपकी बहू रोड पर रहने वाली सड़क छाप लड़की। बस बहुत हो गई आप लोगों की बकवास। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को सड़क छाप बोलने की? हाँ, आप हमारी बहू को कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। इस तरह आकांक्षा की सास और उसका हस्बैंड आकांक्षा के लिए स्टैंड लेते हैं और फिर सभी मेहमानों के जाने के बाद, बहू सच में आज तेरी पहली रसोई में तूने जो खाना बनाया था वो तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, तो ये हमारी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट, 9 लाख का हार। हाँ सच में मुझे भी आज तेरे हाथों का खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा, और ये ले मेरी तरफ से कान के झुमके और सोने के कंगन।
हाँ, और ये लीजिए मेरी तरफ से आप और देवर जी के लिए स्पेशल स्विट्जरलैंड की ट्रिप की टिकट। लेकिन जेठानी जी, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, बिल्कुल थी इसकी जरूरत। पहले मेरी वजह से आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। मैंने आप पर शक किया कि आप गरीब घर से हैं तो पैसों पर ही मरती होंगी, लेकिन आपने इसे गलत साबित कर दिया। लेकिन फिर भी आपको परेशानियां झेलनी पड़ी। इस वजह से मेरी तरफ से थोड़ी सी सजा समझिए। हाँ, और वैसे भी कीर्ति की वजह से आप लोग हनीमून पर नहीं जा सके थे, इसी कारण आप दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। मतलब भैया भाभी हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे? हाँ, लेकिन उससे पहले भाभी आप आज शाम को हमारे साथ शॉपिंग मॉल चलेगा। थोड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस तो लेने ही पड़ेंगे आपको। इस तरह अपने करोड़पति ससुराल में आकांक्षा पहली रसोई में सभी से एक से बढ़कर एक गिफ्ट पाती है और शाम को अनन्या और अपनी जिठानी के साथ शॉपिंग पर जाती है। देवरानी जी, अगर आपको ये पसंद है तो भैया कर दीजिए आप इसको पैक। अरे लेकिन पहले इसका प्राइस तो पूछ लीजिए जेठानी जी। अरे देवरानी जी, अगर आपको पसंद है तो फिर प्राइस क्यों पूछना? हाँ भाभी, और लगता है आप भूल रही हैं, आप ऐसे वैसे ससुराल की बहू नहीं बल्कि करोड़पति ससुराल की बहू हैं। जिस पर आपका मन आ गया है वो चीज आपकी है। इसी तरह सभी के साथ आकांक्षा ढेर सारी शॉपिंग करती है और अगले ही दिन अपने पति अंकुश के साथ स्विट्जरलैंड पहुंचती है। ठंड में स्विट्जरलैंड आने का तो मजा ही अलग है। तुम बालकनी में जाओ, मैं कॉफी ऑर्डर करके आता हूँ। फिर अंकुश कॉफी मंगवाता है और दोनों बालकनी में बैठकर पहाड़ियों का व्यू लेते हुए कॉफी पीते हैं। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं स्विट्जरलैंड आई हूँ घूमने। कहाँ मैं गांव से भी बाहर नहीं निकला करती थी। लेकिन अब तुम विश्वास कर लो, क्योंकि पहले तुम गरीब थी लेकिन अब तुम करोड़पति ससुराल की बहू हो। अब तो तुम आउट ऑफ कंट्री भी घूमोगी, वो भी भाभी के पास तुम्हारा वीजा नहीं था, वरना जरूर भाभी पेरिस से अमेरिका की टिकट बुक कर देती। क्या? अमेरिका? पेरिस? हाँ हाँ हाँ, चलो अब जल्दी से कॉफी पियो, फिर स्काई डाइविंग करेंगे। अंकुश की बात सुनकर आकांक्षा कॉफी पीती है और फिर दोनों स्काई डाइविंग पर जाते हैं। वाह, कितना ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ। हाँ, मुझे भी। सच में ठंड में इस तरह स्काई डाइविंग करने का मजा ही अलग है। इस तरह दोनों स्काई डाइविंग करते हुए और स्विट्जरलैंड में बर्फ से खेलते हुए। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बर्फ मारने की? रुकिए, बताती हूँ मैं आपको। अरे रुको रुको, मैं भी अभी तुम्हें बर्फ के गोले मारता हूँ। कितना मजा आ रहा है। इस तरह दोनों बर्फ के गोले से खेलते हैं और फिर रात को रेस्टोरेंट जाकर डिनर करते हैं। इसी तरह 2-3 दिन बीतते हैं और फिर दोनों थक कर वापस घर लौटते हैं। क्या हुआ भाभी, आप आ गई? कैसा लगा वहां, मजा आया या नहीं? अरे मजा कैसे नहीं आएगा, हमें वहां बहुत मजा आया। हाँ वो तो है ही, स्विट्जरलैंड में किसे मजा नहीं आएगा। वैसे देवरानी जी, आप इतनी शांत क्यों बैठी हैं? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। तो देवरानी जी, आप मुझसे गुस्सा हैं कि मैंने आपसे ये सारी बातें छुपाई? देखिए, मुझे लगता था कि गरीब लड़कियां सिर्फ पैसों पर मरती हैं, इस वजह से हमने आपसे झूठ बोलकर आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया था। नहीं नहीं, उसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अरे तो तुम्हें हुआ क्या है बहू? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा थक गई हूँ। और फिर मुझे मेरे इतने अच्छे ससुराल में कुछ हो भी कैसे सकता है, जहाँ मैंने सोचा था कि इस करोड़पति महलों जैसे घर में इतने सारे लोग हैं, ऊपर से इतने सारे मेहमान होंगे, वहाँ मैं अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करूंगी। लेकिन यहाँ पर तो मुझे पहली रसोई में पता चला कि सिर्फ घर ही महलों जैसा नहीं, रसोई भी लग्जूरियस है। हर एक छोटे काम के लिए भी रोबोट और मशीन रखी हुई है। इन सब के बीच और आप सबके प्यार के साथ मुझे कोई भी परेशानी कैसे हो सकती है? मतलब ओवरऑल भाभी, आप अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा था कि मेरी शादी किसी गरीब घर में होने वाली है, लेकिन फिर पता चला मेरा ससुराल गरीब नहीं करोड़पति है, और इस करोड़पति ससुराल में मेरी पहली रसोई भी अच्छे से हुई। चलो फिर तो ठीक है, हमारी प्यारी बहू अपने इस करोड़पति खानदान में खुश है। हमें तो बस यही चाहिए था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि नई बहू का ये ससुराल में पहले रसोई की रस्म भी अच्छे से हो गई और हनीमून ट्रिप भी हो गई। हाँ, भला मेरा मायका गरीब था, लेकिन मेरा ससुराल करोड़पति है, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।